Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adnan Choftai and today we are discussing financial assets. प्रीवियसली हमने बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग में डिस्कस की थी जिसमें से आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो आज हम फाइनेंशियल एसेट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, तो कैश जो है वो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल एसेट जो है वो कैश होता है। तो हाउ मच कैश शुड अ बिजनेस हैव, एक बिजनेस को चलाने के लिए कितना कैश रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब ये इसका हम आंसर ये कह सकते हैं कि एवरी बिजनेस नीड्स एनफ कैश टू पे इट्स एक ओनर्स इक्विटी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो ये है कि आपके पास इतना कैश हो कि आप अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं एज लिटल एज रिक्वायर्ड। हाउ मच कैश शुड अ बिजनेस हैव एज लिटल एज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। एक बिजनेस के अंदर कैश कितना चाहिए होता है कि उतना चाहिए होता है कि वो उसके ऑपरेशंस को, उसकी एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके और उसके अंदर कोई उनको क्रंच की सिचुएशन ना आए कि जहाँ वो बिल्कुल कैश आउट हो जाए। हाँ जी, अब फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक हो गया कैश, दूसरा हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमने पढ़ी थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपकी मैच्योर हो जाती हैं, और मतलब इसलिए हम उन्हें शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म तो वो होती हैं जो मल्टीपल ईयर्स पर होती हैं। तो शॉर्ट टर्म वो है कि जो आपके एक साल के अंदर अंदर हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके रेवेन्यूज, जो आपके पास आपकी इनकम आ रही है या आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है। अब ये कैसे चलता है कि जी हाउ मच कैश अकाउंट्स रिसीवेबल आपके हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल आपने सेल की, ऑन अकाउंट की, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आने हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में आपके पास आ रहे हैं तो कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स है, ये कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या हो सकता है? आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, चेक हो सकता है, आपका ड्राफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो फिर ये आपके पास कैश पेमेंट आ गई, आपने कर दी तो ये आपकी हो गई। तो अब आपके पास अगर कैश है, तो आपके पास कैश एक्सेस है, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या आप कोई चीज़ ऐसी ले लेते हैं कि जिससे आप अर्न कर सकते हैं। जब आपके पास कैश एक्सेस होगा तो ज़ाहिर बात है कंपनी के पास जब भी कैश एक्सेस होता है तो वो ये सोचती है कि जी अब हम इस कैश का क्या करें। तो वो ये कहते हैं कि या हम इसमें हम कोई शॉर्ट टर्म हम अपनी एक्सपेंशन कर लें, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हम कोई एक्सपेंशन कर लेते हैं वो, या फिर वो ये करते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ले लेते हैं जो एक साल के अंदर अंदर हो जाती हैं, और वो लिया, ट्रेड ऑफ कर दिया। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जी हमने कुछ एसेट ले लिया, कुछ अर्सा रखा, बेच दिया, जैसे गोल्ड हो गया, आपके बॉन्ड्स हो गए, और या और भी को आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। आपने ऐसा किया, आपने 6 माह का टीडीआर करा दिया, टर्म डिपॉजिट एक ले लिया फिक्स कि जी मैं आपके पास ये जो मेरा एक्सेस कैश है 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने के लिए मैं आपको बैंक को फिक्स करा देता हूँ। उस पर वो आपको जो है वो उसके प्रॉफिट वो दे देता है। तो जब आपके पास कैश एक्सेस होगा तो आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे, और फिर जब आपको कैश चाहिए फिर आप क्या करते हैं? तो आपकी वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है आप उसे सेल करते हैं और उससे वो आप अपना वो निकालते हैं। तो जब उनको कैश मजीद रिक्वायर्ड होता है तो वो अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और कैश जनरेट कर लेते हैं। नहीं होगा तो वो फिर उसको चलने देते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, हम फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल एसेट आपके, मैंने आपको बताया तीन थे कि आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट था, आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, और आपकी जो थी ये थी रिसीवेबल्स थे। तो अब इनकी हम एवेल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि हमारे एसेट की बात क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट की होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू, जो उसकी प्रिंटेड वैल्यू होती है, वही उसकी वैल्यूएशन होती है। यानी कि अगर 100 का नोट है तो जाहिर बात है वो 100 का ही रहेगा, वो 100 मतलब वो 200 का या 300 का 500 का नहीं हो सकता। सिमिलरली 5000 का नोट है या आपका $1 है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, फेस वैल्यू, फेस अमाउंट, वही उसकी अमाउंट है। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट के केस में हम यही करेंगे कि जो एसेट होता है उसकी जो अमाउंट उस पर मेंशन होती है वो वही रहती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है उसकी उस वक्त की जो नेट मार्केट वैल्यू होती है, जैसे आपने एक प्लॉट लिया, आपने लिया 50,000 का, आप बेचने जाते हैं तो आपको 45,000 मिलते हैं या आपको 55,000 मिलते हैं। तो जो उसकी उस वक्त की करंट मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो है वो अमाउंट होगी, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी की जो भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट होगी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो हम वैल्यूएशन लेंगे वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू से लेंगे। गाड़ी ले लें आप, आपने वो गाड़ी ले ली, फर्ज करें आपने गाड़ी ली 30 लाख रुपए की। 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी जो मार्केट जो है वो आप देखते हैं कि उसकी मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है और वो गाड़ी शॉर्ट है, और ये आपको आपको 35 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो मार्केट प्राइस उसकी आप कंसिडर करेंगे 3.5 मिलियन। और अगर वो कम हो जाती है तो आप कम लेंगे, जो भी उसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी चीज़ है। तीसरी चीज़ है आपके रिसीवेबल।
अब रिसीवेबल के केस में क्या होता है कि जी रिसीवेबल के केस में आपके जो उसकी रियलाइज वैल्यू होती है हम उसको अपना एसेट बनाते हैं। जैसे कि ये है कि जी आपने सोचा जी मैंने लोगों से काम किया, मेरे जो मार्क मैंने लोगों से पैसे लेने हैं वो 1 लाख रुपए लेना है। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग काम बंद कर गए, कुछ लोग डिफॉल्ट कर गए, ये कर गए, हो गए, आपने कुछ जो अकाउंट्स हैं उनको आपने डेड कर दिया या खत्म करना चाहते हैं, आप उसको राइट ऑफ करते हैं उस सूरत में अमाउंट को। तो आपके पास फर्ज करें 1 लाख रुपए का आपने किया, आपके पास को 12-13 हज़ार के राइट ऑफ्स आए, जो लोग चले गए या बंद हो गई या डिफॉल्ट कर गए ग्रुप्स, तो आपकी जो नेट रिसीवेबल अमाउंट थी वो 87 हज़ार रुपए, 86 हज़ार रुपए, वट्स एवर इट इज द अमाउंट इज, वो बच गई। वो आपकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है हम उसको कंसिडर करेंगे। आपकी अकाउंट बुक्स में आपका रिसीवेबल 1 लाख रुपए के होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल रिसीवेबल्स की बात करते हैं आप देखते हैं कि यार ये 2-3 बंदे जो हैं इनमें से वो नहीं है, डिफॉल्ट कर गए हैं, कंपनीज बंद हो गई हैं, वो उनके काम बंद हो गए हैं, वो मतलब बिल्कुल बैंकरप्सी में चले गए हैं, आपके पैसे खत्म हो गए। तो उस पैसे को आप अपने रिसीवेबल से निकालते हैं राइट ऑफ के जरिए। जब राइट ऑफ करते हैं तो वो अमाउंट्स निकल जाती हैं, जो उसमें आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि यार अगर मेरे 1 लाख रुपए के रिसीवेबल है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास 85 हज़ार रुपए है, 15 हज़ार रुपए के जो है ना वो डेड अकाउंट है। तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट। कैश में क्या होता है, कैश में कॉइन है, पेपर मनी है, बैंक के कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं, आपका डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको आपकी क्रेडिट लाइन के अगेंस्ट बैंक आपकी देता है, गुडविल के अगेंस्ट देता है, वो आपका कैश नहीं है, वो आपका क्रेडिट है। हाँ, डेबिट कार्ड इज आपका, ये आपके जो आपके कैश के अगेंस्ट आपको मिलता है वो इसमें आता है। ट्रेवलर्स चेक हो गए, आपके मनी ऑर्डर्स हो गए, चेक हो गए, आपके डिमांड ड्राफ्ट हो गए, आपके पीओज हो गए, आपके बैंकर्स चेक हो गए, ये सारी चीजें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। हम अब हम कैश को बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट करते हैं, मैंने आपको, हमने जब प्रीवियसली बैलेंस शीट में पढ़ा था, मैंने कहा जी कैश के अंदर आपके अंदर दो तरह का आता है। कैश इन हैंड आता है और कैश इन बैंक आता है। कैश इन हैंड वो होता है जो आपके पास पेटी एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास होता है। और कैश इन बैंक ये होता है जो आपके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, आपका अपना कैश है। हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्टेड कैश भी आ सकता है। अब रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड कैश ये होता है कि आप अपने कैश का एक पोर्शन जो है ना कॉन्टीजेंसीज के लिए उसे आप ब्लॉक कर देते हैं कि जी ये मेरा रिजर्व है, ये पड़ा रहेगा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। जैसे कि जी आपने कहा कि जी मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, इसमें से जो है ना 2 लाख रुपए में रिस्ट्रिक्टेड कैश है और 3 लाख रुपए मेरा एक्चुअल कैश है। यानी जो मैंने काम करना है वो 3 लाख रुपए से करना है, 2 लाख रुपए को मैंने रिजर्व रखना है। बट वो आपका कैश तो है ना, एसेट तो है। तो वो आपका जाएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड कैश में। तो जब हम कैश की बात करेंगे, रिपोर्ट कर रहे होंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिख रहे होंगे, तो कैश इन हैंड आएगा, कैश इन बैंक आएगा। बैंक के अंदर दोनों तरह का कैश आएगा, कैश इन अकाउंट और रिस्ट्रिक्टेड कैश, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसने क्या कहा कि जी कैश इक्विवेलेंट्स जितने भी हैं कंबाइंड विद द कैश ऑन बैलेंस शीट, आरटीसी आपका रुपी ट्रैवलर चेक है, बॉन्ड्स है, आपके चेक है, आपकी बाकी चीजें हैं। उसके बाद है फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लाइफ स्टॉक है आपका, या जो भी आपका स्टॉक ही है वो है। बाकी जो आपकी मेच्योरिटीज जो है जो आपकी 90 डेज के अंदर आती हैं वो कैश इक्विवेलेंट होती हैं। और आपकी मनी मार्केट है जिसमें आपके सारे फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड और ये सारी चीजें आती हैं, वो भी कैश इक्विवेलेंट्स कंसिडर होते हैं। गोल्ड भी उसमें आता है, आपकी कमोडिटीज भी उसमें आती हैं। रिस्ट्रिक्टेड कैश, अब आगे बात इसमें रिस्ट्रिक्टेड कैश ये कहता है कि नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग करंट लायबिलिटी, नॉट अ करंट एसेट। लिसन, मतलब ये आपकी साइलेंट इन्वेस्टमेंट होती है, आपके पास एक रिजर्व आपका पड़ा होता है एज अ कैश रिजर्व कि जी इन केस ऑफ कॉन्टीजेंसी, इन केस ऑफ प्रॉब्लम हम इसको जो है ना वो यूज करेंगे और इसको हम आगे चलाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टेड कैश होता है। अब ये कहते हैं लाइंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लाइंस क्या होती हैं? आपकी क्रेडिट लाइन ये होती है कि जो आप पहले बैंक से आप ले लेते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की होती है, या लाइबिलिटी व्हेन लाइन ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड। तो ये होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कोई आप अपने एसेट को प्लेज बैंक में कराते हैं और उसके अगेंस्ट आपको वो जो है ना कैश लाइन दे देता है बैंक। तो वो आपका जो होती है वो आपकी क्रेडिट लाइन होती है, वो आपको पे करनी होती है। तो वो होता है, ये क्रेडिट कार्ड होता है जो आपके गुडविल के ऊपर आपको एक लाइबिलिटी मिल जाती है और उसको आप फिर लेके अपने एज अ क्रेडिट लाइन यूज कर रहे होते हैं। रिपोर्टेड कैश के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात करते हैं। जो कैश फ्लो के अंदर मैंने आपको बताया था, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम अपने कैश की जो इनपुट है, आउटपुट है, और जो जहाँ जहाँ कैश आ रहा है, जहाँ जा रहा है, एक्सपेंसेस उससे कैश से हो रहे हैं, कैश की जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, या फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं हम इसे। कैश मैनेजमेंट कैसे होती है कि आप अपने कैश को आप अपने जो है वो टैली रखें, अकाउंट्स को टैली रखें। आपको पता होना चाहिए आपके पास कितनी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है ट्रांजैक्शन करने के लिए। आपको अपने बहुत सारे कैश को आइडली नहीं रखना चाहिए, आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए और उसको फिर आगे फर्दर उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए।
एक्सेस कैश के लिए ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपोज करने का, एक्सपेंड करने के लिए, और शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं कि जो आप अपने बिजनेस पर डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी स्टॉक होल्डर्स में कर दें। आप डिविडेंड की सूरत में भी दे सकते हैं, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं, अपने डेट्स को पे करने के लिए भी एक्सेस कैश को यूज। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकता है कैश के ऊपर? कहता है कि जी सेग्रीगेट ऑथराइजेशन, कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कैश, प्रिपेयर कैश बजट। आप कैश की बजटिंग कर सकते हैं, कैश को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैश रिसीट को जो है वो करें कि जहाँ से कैश आ रहा है उसकी प्रॉपर रसीद हो और उसकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करें। आप डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है उसको ना मिस करें। आप पेमेंट्स जो है सारी चेक से करें और कम से कम कैश की पेमेंट्स करें, तो भी आप कैश को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को टाइमली रिकन। अब बैंक स्टेटमेंट आपको क्या बता रही होती है? तो बैंक स्टेटमेंट ये शो कर रही होती है कि आपके जो बैंक के अंदर पैसे गए हैं, आए हैं, या आपने दिए हैं या पे किए हैं, या कोई उन्होंने अपने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, या आपने किसी को ट्रांसफर किए हैं, वो सारी बैंक के अंदर स्टेटमेंट में आ रही होती है। इसमें ये होता है कि जो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैंक का डेबिट आपके अकाउंट में हो रहा होगा, ये वाइस वर्सा चल रही होती है एंट्री। यानी आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, तो आपकी आपके पास से कैश जा रहा होगा, आपके अकाउंट में ऐड हो रहा होगा, बैंक उसे डेबिट कर रहा होगा। और जब आप बैंक से ले रहे होंगे तो वो क्रेडिट हो रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा? आप किसी को पे कर रहे हैं, या आप फिर उसको जो है क्या कहते हैं अपने पास वापस इनपुट ले रहे हैं। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट को कैसे रिकनसाइल किया जाता है? कि इसमें ये होता है कि आप अपना भी लेजर बना लेते हैं और बैंक का भी बना लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो आपके चेक्स गए होते हैं और रियलाइज नहीं हो रहे होते, वो अभी आपका बैंक में बैलेंस आ रहा होता है, उसको भी आप देख रहे होते हैं। इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि आप बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल कैसे कर रहे होते हैं। बैंक स्टेटमेंट में इसमें ये होता है कि आप अपने सारे बैलेंसेस निकाल लेते हैं, जो आप पार्टीज को पेमेंट करते हैं थ्रू चेक्स, वो आप देख लेते हैं। हो सकता है वो पार्टी ने चेक ना लिया, मतलब अभी तक बैंक में गया हो, या क्लियरिंग में हो, या अभी पेंडिंग हो, तो आपका बैलेंस जो है वो बैंक का ज़्यादा आ रहा है, आपके पास बुक्स में कम आ रहा है। तो रिकन्सिलिएशन का मकसद ये होता है कि हम देख लें, हो सकता है बैंक ने आपके कोई चार्जेस काटे हों, जैसे नॉट सफिशिएंट फंड। आपने कोई चेक दिया, चेक आपका बाउंस हो गया, पेमेंट आपके पास देर से आई, तो बैंक वो अपना NSF चार्जेस काट लेता है, नॉट सफिशिएंट फंड के। फिर ये होता है कि आपके नॉर्मली आपके एनुअल चार्जेस, आपके स्टेटमेंट के चार्जेस कट रहे होते हैं, आपके विदहोल्डिंग टैक्स के चार्जेस कट रहे होते हैं, आपके कोई ट्रांजैक्शन आपने ऑनलाइन किया उसके चार्जेस कट रहे होते हैं, और हो सकता है आपने उसको मिस किया हो पोस्टिंग में। तो ये रिकन्सिलेशन में ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, जिसे हम रिकनसाइल। तो ये उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। कैसे होता है कि आप ये देखें, रिकन्सिलेशन में आप कर रहे हैं बैलेंस पर बैंक और बैलेंस पर डिपॉजिट, कि आपके पास बैंक का बैलेंस क्या है। एक तरफ बैंक का बैलेंस लिखते हैं आप, एक तरफ आप अपना बैलेंस लिखते हैं कि आपके पास क्या है। फिर आप अपनी आपकी आप ये देखते हैं कि डिपॉजिट बाय बैंक, कि बैंक ने आपको क्या क्रेडिट किया और आपने उसको बैंक को क्या डाइवर्ट किया, क्रॉस देख लें। फिर आप देखें आउटस्टैंडिंग चेक्स तो नहीं है आपके, ऐसा कुछ चेक आपके दिए हो आपने जो अभी तक आपके पास उन्होंने बैंक के कैश ना कराए हो, या आपने किसी पार्टी के जमा किए हो, बैंक को दिए हो, और बैंक में वो पैसे अभी तक आपके ना आए हो, क्लियरिंग में हो। तो ये भी डिफरेंस आ सकता है। फिर ये है कि बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस, नॉट सफिशिएंट फंड का चेक तो नहीं काटा। फिर बैंक एरर्स या बुक एरर्स के बुक में कोई आपने एंट्री मिस तो नहीं की, या बैंक को एंट्री तो नहीं मिस कर गया। तो ये एडजस्टेड बैलेंस दोनों आपके बराबर होने चाहिए रिकन्सिलेशन में। ये होता है रिकन्सिलेशन फॉर्मेट। इसको जब आप अपने बुक के चैप्टर में देखेंगे तो बहुत सारी उसमें एक्सरसाइजेज हैं, उसमें आप जब करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिकन्सिलेशन कैसे। ठीक है। ऑल रिकन्सिलेशन आइटम ऑन द बुक साइड रिक्वायर एडजस्टिंग एंट्री टू कैश अकाउंट। तो उसमें ये होता है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री आ रही है, फर्ज करें आपने चेक दिया हुआ आया नहीं क्लियरिंग का, तो उसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल देते हैं और वो आप अपनी बुक्स को बैलेंस कर लेते हैं। अब एक इसमें वो बता रहा है कि प्रिपेयर 31 जुलाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रिजल्टिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम Siemens कंपनी। द जुलाई 31 बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ कैश बैलेंस ऑफ 9610 while कैश लेजर अकाउंट दैट शोज 7430। अब वो ये कह रहा है कि इस कंपनी के जो आपका जो कैश बैलेंस अकाउंट ये आ रहा है, बैंक में आ रहे हैं 9610 रुपये आ रहे हैं, जबकि आपके पास जो आपका इंटरनल लेजर है वो कहता है 7430। तो ये ऑलमोस्ट आपका तकरीबन 2200 रुपए का डिफरेंस है। ये क्यों है? अब वो इसको आपको जस्ट मतलब एग्जांपल से बताएगा। तो उसने देखा कि आउटस्टैंडिंग चेक जो थे वो 2417 रुपए के पड़े हुए थे। 500 का चेक मेल टू द बैंक फॉर डिपॉजिट हैज नॉट रीच द बैंक स्टेटमेंट एट डेट, कि आपने 500 का एक चेक बैंक के नाम डाला, बैंक ने अभी तक उसको जमा ही नहीं किया आपके अकाउंट में, वो आ गया। बैंक रिटर्न कस्टमर NSF चेक फॉर 225 एज अ पेमेंट ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल। उसने NSF नॉट सफिशिएंट फंड आपके काटे 225 के, वो आपने एडजस्ट करने हैं।
आपने अपने प्रॉफिट जो अर्न किया अपनी सेविंग अकाउंट के ऊपर 30% इंटरेस्ट अर्न ऑन द बैंक बैलेंस ऑन द मंथ ऑफ जुलाई 30, वो आपने अकाउंट फॉर नहीं किया, वो आएगा। फिर चेक नंबर 781 फॉर सप्लाईज क्लियर्ड बाय बैंक फॉर 268 बट वाज एररलेसली रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज 240। अब आप ये देखें कि आपने एक चेक दिया जो बैंक ने आपका क्लियर किया, आपने उसको बुक में लिख दिया 240 का, बट एक्चुअल चेक वाज ऑफ 268 अमाउंट, 268 डॉलर्स। तो ये जो 18 रुपए का इसमें फर्क आया, ये भी अकाउंट फॉर होगा, रिवर्स होगी, एंट्री चेंज होगी। फिर है कि 486 डिपॉजिट एक्टिव विद एररली क्रेडिट इन आवर अकाउंट बुक, एक और कंपनी ने डिपॉजिट किया, वो एरर मतलब एंट्री प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं। अब आप ये देखें इसका बैलेंस उसने शो किया है, एक तरफ बैंक आ गया, एक तरफ वो आ गया। अब बैंक को वो रिकनसाइल कैसे कर रहा है कि जी 9610 जो था बैंक का बैलेंस था, अब क्या हुआ, डिपॉजिट इन ट्रांजैक्शन, कि आपने जो चेक दे दिया बैंक को और वो अभी तक क्लियरिंग से वापस नहीं आया, 500 वो बैंक में ऐड हो गया। अच्छा, अब बैंक ने जो एरर डिडक्शन जो काटा 486 था, आउटस्टैंडिंग चेक थे 24/7 के, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुई वो आपकी हो गई, जो आपके अभी आपके पास रिकॉर्ड नहीं थी, वो हुई 2903 की अमाउंट थी। तो अब बैंक का जो आपका बैलेंस हो गया टोटल जो है वो 7207 हो गया। 9610 जो था वो बैलेंस था, ट्रांजैक्शनल बैलेंस जो था वो 500 का था, और उसके बाद फिर ये था कि जो बैंक की एंट्रीज जो बैंक जो एक एरर बैंक ने गलत आपका लिख दिया था, एंट्री पोस्टिंग हो गई थी, या एक आउटस्टैंडिंग चेक्स थे जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, उनकी अमाउंट थी वो 2903 की, वो माइनस की, तो बैलेंस हो गया 7207 का। अब आ जाते हैं हम अपने लेजर की तरफ। हमारा जो लेजर जो हमारा जो रिकॉर्ड होता है, ये जो हमारी इंटरनल बुक्स होती है, उसमें था 7430 का। अब क्या हुआ, आपने 30 रुपीज अर्न किए, वो ऐड हो गए, रिकॉर्डिंग एरर और एनएसएफ का एरर निकाला इसमें से 28 का और 225 का, तो ये हो गया आपका 7430 प्लस 30, ठीक है, माइनस 28 माइनस 225, तो ये 7207। अब आपकी ये दोनों अगर आप चेक करेंगे तो आपकी दोनों रिकनसाइल हो गई है। तो ये इस तरह से बैंक स्टेटमेंट अपने लेजर से हम लोग रिकनसाइल करते हैं, ठीक है। अब ये आपने जब बैंक रिकनसाइल किया तो आप जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे कि कैश आपको 30 आया, कहाँ से आया, आपने रेवेन्यू अर्न किया बैंक से, इंटरेस्ट रेवेन्यू आया आपको, जो आपका प्रॉफिट आया आपको हिट हुआ आपके महीने के आपके ट्रांजैक्शंस में, वो आ गया। अब आपने इन्वेंट्री की सप्लाईज जो थी वो कैसे की जी, 28 का जो सप्लाई इन्वेंट्री का डिफरेंस था वो डाला, अकाउंट रिसीवेबल का फर्क 228 डाला, 225 डाला, तो ये हुआ आपकी एंट्री, आपकी होगी 28 प्लस 225। दूसरी तरफ आपका कैश का आपका कम हो गया 253 से, तो ये एंट्रीज फिर हम जर्नल एंट्री अपने लेजर में डाल के इनको कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम पेटी कैश की। पेटी कैश ये होता है कि जो आपके पास कैश इन हैंड होता है डे टू डे आपके खर्चे करने के लिए, उसको हम पेटी कैश कहते हैं। तो ये यूज फॉर माइनर एक्सपेंडिचर्स होता है, एक कस्टोडियन जो आपका अकाउंटेंट है उसके पास होता है, और ये इसी तरह इसका आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, बॉन्ड्स की मैंने आपको बताया, रेडिली मार्केटेबल जिसको फौरी तौर पे आप बेच सकते हैं, और कैश के एज लिक्विड एज कैश होती है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, कमोडिटी थी, आपने गोल्ड लेके रखा, आपको जब जरूरत हुई आपने बेच दिया, तो कैश इक्विवेलेंट है। करंट एसेट होता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म है तो करंट है। और कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया और फिर बेच दिया, आपने अपने पैसे पूरे कर लिए, कमोडिटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं अकाउंट। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स वो होते हैं कि जो हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं जो हम नहीं आ सकते, या वो रीपे करने की पोजीशन में नहीं होते, और उनकी डेट भी मतलब गुजर चुकी होती है। अनकलेक्टेबल जिस तरह आपका बिजली का बिल मिस हो जाता है, डेट गुजर जाती है, आप नहीं पे कर पाते, तो उनकी अकाउंट में आपका उनका अनकलेक्टेबल अकाउंट बन जाता है कि आपने पे नहीं किया और वो उन्होंने आपके नाम डाल दिया, आउटस्टैंड कर दिया, और उसको अनकलेक्टेबल अमाउंट कह दिया, उसका डिफॉल्ट आपको शो कर दिया कि आपने। ये कैसे होते हैं कि अनकलेक्टेबल अकाउंट का एक्सपेंस आता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में वो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री ऐसी होती है कि आपके ये जो है इस बंदे के पैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये डाउटफुल है, पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये एक एंट्री डाउटफुल एक्सपेंस की एंट्री अकाउंट्स की बन जाती है, जिसको हम डेड, ठीक है ना। ये होता है अकाउंट्स रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल होगी। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट बिजनेस एक्सपेक्ट टू कलेक्ट। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हो सकता है आपकी बुक्स में आपके अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख के हो, लेकिन जब आप एक्चुअल देखते हैं कि जी कुछ पार्टी डिफॉल्ट कर गई या नहीं आए या जो नहीं रीपे कर पाए, आपकी एक्चुअल अमाउंट इज 85,000, तो हम ये कहते हैं कि हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 85,000 एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट 100,000,
कि हमें 15,000 का जो लॉस है वो हमारे डेड अकाउंट्स का है, वो फिर हम उसको और करते हैं, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ क्या होगा कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर के नाम है, तो हम राइट ऑफ करते हैं कि जी हमें ये 15,000 रुपये जो था ये डाउटफुल अकाउंट में चला गया है, और कहाँ से गया है, अकाउंट रिसीवेबल, ये किस अकाउंट किस कस्टमर के नाम है, वो जो 2 कस्टमर हैं, 3 है, 5 है, 1 है, उसके नाम से आप रिवर्स कर देंगे एंट्री, तो उसके भी अकाउंट से निकल जाएगी और आपके डाउटफुल अकाउंट में या डेड अकाउंट्स में या राइट ऑफ अकाउंट्स में चली जाएगी। अब वो राउट ऑफ अकाउंट की एक आपको वो एग्जांपल दे रहा है कि assume that January 5 KMAX determined that Jackson Clark would not pay 500 he owes, कि उसके पास अकाउंट रिसीवेबल था जी, जैक्सन क्लार्क एक बंदा है, उससे उसने 500 रुपए लेने थे, तो वो सही समझ रहा है कि वो अब नहीं दे पाएगा, या हो सकता है वो बंदा फौत हो गया हो या उसका खत्म हो गया हो या कुछ भी है, तो वो ये करेगा कि राइट ऑफ अकाउंट या डाउटफुल अकाउंट या डेड अकाउंट को डेबिट कर रहा है 500, और अकाउंट रिसीवेबल जे क्लार्क, जे क्लार्क के नाम से हमारे पास आके उसके अकाउंट से जीरो हो जाएगा। तो ये उसकी एंट्री हम जनरल में ऐसे करते हैं। और फिर जब लेजर की बात करेंगे तो डाउटफुल अकाउंट्स में ये चला जाएगा, तो डाउटफुल अकाउंट्स में आगे जे क्लार्क लिखा जाएगा, और जे क्लार्क के अकाउंट में उसका 500 चला जाएगा, पेमेंट अगेंस्ट डाउटफुल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब ये राइट ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट के एक और एग्जांपल है, assume that before this entry account receivable balance was 10,000 at the allowance for doubtful balance was 2,500, यानी इस बंदे के एक्चुअल अकाउंट, इसने अकाउंट रिसीवेबल जो थे वो 10,000 रुपए के थे, कि इसने 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन अब उसने देखा कि जी वो जो बंदे हैं, 2 बंदे वो नहीं दे पा रहे, तो मेरे पास ये दो जो 2,500 है ये डाउटफुल अकाउंट में चला जाएगा, तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल अब कम हो जाएंगे। अब उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 7,500, ठीक है ना। अब उसकी कैसे तरह होगी कि अकाउंट रिसीवेबल आपके थे 10,000 के, आफ्टर राइट ऑफ आपने किए 9,500 के, और लेस अकाउंट फॉर आपका जो था डाउटफुल अकाउंट्स ये, और 2,000 के आफ्टर राइट ऑफ किए, तो आपका ये बैलेंस हो गया बिफोर और आफ्टर राइट ऑफ। $500 जो जे क्लार्क का था वो कैसे किया आपने एडजस्ट, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको जनरल में भी उसने एंट्री की है कि अकाउंट रिसीवेबल उसके आए और कहाँ से, डाउटफुल अकाउंट से आए, और इस तरह किया कैश और अकाउंट रिसीवेबल को काउंटर करके उसने ये आपकी फिगर आपकी। अब क्रेडिट लॉस जो मंथली होता है उसको कैसे देखते हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ मैनेजमेंट शुड एस्टिमेट द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट फॉर दिस न्यू। अब यही होता है कि आपने फर्ज करें, देखें आपके एम्प्लॉयज ने कोई एडवांस लिया, कोई सैलरी दी, बीच में छोड़ के चला गया, या आपने कोई माल बेचा, वो पार्टी डिफॉल्ट कर गई, तो उसकी जो आपके जो डाउटफुल या डेड अकाउंट्स होते हैं उनको आप मंथली बेसिस पे ही एडजस्ट करते रहेंगे, तो आपकी एंट्रीज जो है वो आसान रहेंगी और बैलेंस शीट में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं फेस करना। अब ये एक और एग्जांपल इसी मंथली की कहता है कि एट दिसंबर 31st म्यूजिक लाइक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंडिकेट द फॉलोइंग, अकाउंट रिसीवेबल 50,000, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 200 क्रेडिट, पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट 5% ऑफ रिसीवेबल्स आर अनकलेक्टेबल। मतलब प्रीवियस से ये देखते हैं कि जी हमारा जो 5% जो है ना हमारी पेमेंट्स वो डेफर हो जाती हैं, और बाकी हम 95% जो है ना सॉरी वो अपनी जो पेमेंट्स को हम वो सिक्योर कर लेते हैं। अब 5% इज 2,500, 50,000 का 5% डायरेक्ट निकाले 25, तो अलाउंस और डाउटफुल अकाउंट जो है आपके डाउटफुल अकाउंट्स का जो अलाउंस है वो आपका 2,300 है और 2,500 है। तो अब ये करेंगे कि आप 200 की एंट्री डालेबल की और उसको इस तरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अनकलेक्टेबल अकाउंट परसेंटेज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल अनकलेक्टेबल अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस सेल्स क्रेडिट सेल। अब आप ये जो हम जो अलाउंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से निकालते हैं कि हर साल जब हम अपना बैलेंस देखते हैं तो एस्टिमेटली हमारे 3%, 5%, 10% अकाउंट जो है ना हमें राइट ऑफ करने पड़ते हैं, तो उसी की बेसिस पे हमने ये इसको हम फॉर्मूले को इसी को अगले साल पे भी अप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है उससे कम हो एक्चुअल, लेकिन आपके पास एक बेस मौजूद होता है करने की। नेट क्रेडिट सेल इंटू परसेंटेज ऑफ, यानी आपके 50,000 आपने रिसीवेबल करने हैं और आपके अगर 5% डाउटफुल अमाउंट है तो वो करके आपको आपके पास वही 2,500 के आपके अनकलेक्टेबल आपके डेड अकाउंट में एस्टिमेशन आता है। अब वो कहता है कि एक और एग्जांपल देता है कि इस कंपनी हैज क्रेडिट सेल्स, उसने अपनी जो क्रेडिट सेल अकाउंट रिसीवेबल उसके हैं 60,000 के, और इनकी पास प्रैक्टिस ये है कि 1% इनके जो है ना अनकलेक्टेबल रहते हैं। तो आप ये करेंगे 60,000 इंटू 1% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 रुपये जो है वो आपका डाउटफुल अकाउंट जो है आपके डेड अकाउंट या राइट ऑफ, वो देखें 600 उसने राइट ऑफ अकाउंट या अनकलेक्टेबल अमाउंट में ले लिया, और अलाउंस और उसमें 600 लेके उसको बैलेंस कर दिया।
हम अपने कंट्रोल्स जो हैं रिसीवेबल्स को कैसे कर सकते हैं, हम रिसीवेबल्स को टाइम टू टाइम करें, कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट रहें, उसको हम उसकी क्रेडिट प्रोफाइल से ज़्यादा हम उसको ना क्रेडिट दें कस्टमर को, और उसकी कैश रिसिप्ट और बाकी चीज़ों को रखें, राइट ऑफ्स को जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। जी, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल में आपकी जो क्रेडिट टर्म्स होती हैं वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी क्रेडिट टर्म्स जो है आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, आपकी कस्टमर बेस को ज़्यादा भी कर सकती हैं, स्ट्रेंथन भी कर सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत डैमेजिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट टर्म्स के साथ साथ अपने चेक एंड बैलेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को, अकाउंट रिसीवेबल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कस्टमर्स के साथ लाइजॉन रखेंगे, कस्टमर प्रोफाइल्स को मेंटेन करेंगे, तो आपके मिनिमम इफेक्ट होगा आपके जो है राइट ऑफ्स के ऊपर, और आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था फाइनेंशियल आपके एसेट्स के बारे में, कि आपकी जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ये आपकी बैकबोन है आपकी एक फर्म की, कि जो आपका एक ऐसा एसेट है जिस पे आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे, एंड टुडे आवर टॉपिक इज कंक्लूडेड। थैंक यू।